हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रीट मेंस विजय भव मंत्र सीरीज का मंत्र नंबर 4। मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद। मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका गठन 2020 में 7 मार्च को किया गया। तो ये कह सकते हैं कि 7 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है वो इसके अध्यक्ष है, यानी अशोक गहलोत साहब इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद मायाराम इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष है। तो वर्तमान में अरविंद मायाराम जी का जो कार्यकाल है उसे 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी 2023 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगला बिंदु, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला कब आयोजित किया गया? तो ये 30 अप्रैल से लेके 9 मई के मध्य 2022 में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 30 अप्रैल से लेके 9 मई। और कहां पे आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जयपुर में आयोजित किया गया। कहां पे आयोजित किया गया? जयपुर में आयोजित किया गया। अगले बिंदु पे चलते हैं, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल। इसका कौन सा एडिशन था इस बार? तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का इस बार 10वां एडिशन था। कौन सा? 10th एडिशन था। कहां आयोजित किया गया? ये जयपुर में आयोजित किया गया। और कब आयोजित किया गया? तो सितंबर के महीने में 24 तारीख को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जो इसका 10th एडिशन था और जयपुर में आयोजित किया गया। इस फिल्म फेस्टिवल में जो बेस्ट फिल्म थी वो कौन सी थी? बेस्ट मूवी वो थी शंखनाद। कौन सी मूवी थी? बेस्ट शंखनाद मूवी बेस्ट मूवी थी। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो जो संजय मिश्रा जी है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल इस बार 10वां एडिशन जयपुर में आयोजित किया गया, 24 सितंबर को आयोजित किया गया। बेस्ट फिल्म शंखनाद को मिला और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता है संजय मिश्रा जी, इनको मिला है। और आपके सामने ये दिख रहे हैं ना संजय मिश्रा जी, आप इनसे भली भांति वाकिफ होंगे। क्या शानदार के कलाकार हैं। और इन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले मूवी करी थी, कौन सी? आंखों देखी। तो अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए, मतलब आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। आगे चलते हैं, रजत चौहान जी कौन सा खेल खेलते हैं? तो रजत चौहान जी है वो तीरंदाज है। जो आपको सामने पिक्चर दिख रही है ये कौन है? ये है रजत चौहान जी। और सामने क्या पकड़ रखी है? ये इन्होंने धनुष पकड़ रखी है और ये तीरंदाज है। और ये इनका संबंध कौन से जिले से है? तो रजत चौहान जी है ये अपने जयपुर जिले से है। और इनकी मतलब क्या अचीवमेंट्स रही? तो आर्चरी वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था, ठीक है। कहां पे? अंताल्या में। और अंताल्या कहां पे है? ये तुर्की में है। कहां पे? तुर्की में। और यहां से कौन सा मेडल जीत के आए? तो देखो, छोटी मोटी बात नहीं करते रजत चौहान जी, नाम ही इनका रजत है, लेकिन जीत के कौन सा मेडल आते हैं? ये गोल्ड मेडल लेके आते हैं। तो अंताल्या तुर्की से भी कौन सा मेडल लेके आए? अंताल्या तुर्की से भी ये गोल्ड मेडल लेके आए। इसके साथ ही एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट जो कि हैदराबाद में आयोजित किया गया था, और वहां भी ये कौन सा मेडल लेके आए? गोल्ड मेडल। यानी इनका नाम रजत चौहान है, लेकिन वर्ल्ड कप पे भी जाते हैं तो गोल्ड मेडल लेके आते हैं, और नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में जाते हैं तो वहां से भी गोल्ड मेडल लेके आते हैं। आगे चलते हैं, प्रिया पुनिया जी। प्रिया पुनिया जी कौन सा खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट खेलती है। और कहां से है? तो ये अपने चूरू जिले से है। चूरू जिले से प्रिया पुनिया जी है और क्रिकेटर है। और इन्होंने जो डेब्यू किया है किसके लिए? भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम के लिए, मतलब इंडिया के लिए खेल चुके हैं ये। और कब किया? तो 2019 में इन्होंने इंडिया के लिए डेब्यू कर लिया T20 मैचों में। किसके अगेंस्ट? तो न्यूजीलैंड देश के खिलाफ इन्होंने अपना डेब्यू किया था। और कब कर लिया था? 2019 में कर लिया था। मथुरा दास माथुर अवार्ड कौन से नंबर के? 29 नंबर के। पहले तो ये बताओ कौन से खेल से संबंधित है मथुरा दास माथुर अवार्ड? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। और किसे दिए गए? 29वें मथुरा दास माथुर अवार्ड तो जो सीनियर वर्ग है, सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी जी को दिए गए। और अनिकेत चौधरी जी है ये जयपुर जिले से संबंधित है। और ये किस प्रकार के खिलाड़ी है? बैट्समैन है, बॉलर है या ऑलराउंडर है? तो अनिकेत जी है ना, वो बॉलर है। तो सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी जी को दिया गया और ये बॉलर है और जयपुर से संबंध रखते हैं। वहीं अगर बात करें जूनियर वर्ग में, तो जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह जी को दिया गया। किसे? अनिरुद्ध सिंह जी को। और ये उदयपुर से संबंधित है। और ये किस प्रकार के खिलाड़ी है? ये ऑलराउंडर है, यानी बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं। उसके बाद में बात करते हैं सब जूनियर की। तो सब जूनियर में किसे दिया गया? मथुरा दास माथुर अवार्ड तो ये रोहन राजभर को दिया गया। किसे? रोहन राजभर जी को दिया गया। और ये जयपुर से है और ये बैट्समैन है। क्या है? बैट्समैन। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब देखो, हम राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्यों के बारे में देखेंगे और हमने ये जो डेटा उठाया है ये सूजत से उठाया है और हमें पता है जो हमारा बोर्ड है वो सूजत से डायरेक्ट सवाल पूछता है। तो फिर देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम भवाई लोक नाट्य की। ये कहाँ किस एरिया में किया जाता है? तो जो अपना उदयपुर संभाग है उधर कौन सा लोक नाट्य किया जाता है? भवाई लोक नाट्य किया जाता है। और इसमें कलाकार मंच पे आते हैं लेकिन मंच पे आके अपना परिचय देते ही नहीं है, मतलब अपना डिटेल नहीं देते हैं, अपना परिचय नहीं देते हैं। और देखो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकनाट्य है, उसका नाम है जसमा ओडन। क्या नाम है? जसमा ओडन। और ये किसका नाटक है? किसने रचित किया था इसको? तो शांता गांधी जी ने इसको रचित किया था और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी फेमस है। और अगर बात करें भवाई लोकनाट्य के प्रमुख कलाकारों की तो बागाजी है ना, ये भवाई लोकनाट्य के प्रमुख कलाकार है जो विश्व स्तर पर विख्यात है। तो भवाई लोकनाट्य के बारे में जो प्रमुख जानकारी है उसे फिर से देख लेते हैं। उदयपुर संभाग में प्रचलित है, ये तो आप अच्छी तरह से विदित हो इससे तो। और जसमा ओडन है ना, किसका लोकनाट्य? भवाई लोकनाट्य से संबंधित है, लेकिन किसने इसकी रचना करी थी? तो शांता गांधी जी ने इसकी रचना करी थी और इसके प्रमुख कलाकार है वो कौन है? वो बागाजी है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे रामलीला की। रामलीला किसने शुरू करी? तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी है उन्होंने रामलीला को शुरू किया था, यानी बाबा तुलसीदास ने शुरू किया था। तुलसीदास जी कब थे? तो 16वीं शताब्दी के आसपास तुलसीदास जी थे, उस समय रामलीला को शुरू किया गया। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो बिसाऊ झुंझुनू में, कहां पे? बिसाऊ झुंझुनू है ना, झुंझुनू में पड़ता है, बिसाऊ एक कस्बा है, वहां पे मूक रामलीला होती है। किस प्रकार की? मूक का मतलब होता है बिना बोले, यानी अपने हाव भाव से जो कलाकार होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार की मूक रामलीला कहां पे होती है? तो ये होती है बिसाऊ में। और बिसाऊ कहां पड़ता है? झुंझुनू में। तो एग्जाम में प्रश्न आ सकता है सीधा सीधा कि मूक रामलीला कहां पे होती है? तो हमारा आंसर क्या होगा कि ये बिसाऊ में होती है। और बिसाऊ कहां पे? झुंझुनू में। और एक रामलीला होती है अटरू में। अटरू कहां पे है? अटरू बारा में है। और यहां की रामलीला की क्या विशेषता है? तो इसमें है ना, जो धनुष वो भगवान श्री राम नहीं तोड़ते, तो कौन तोड़ते? तो जो अटरू बारा की रामलीला होती है उसमें जो धनुष है वो श्री राम के द्वारा नहीं बल्कि जनता के द्वारा तोड़ा जाता है। किसके द्वारा तोड़ा जाता है? जनता के द्वारा। तो प्रश्न किस प्रकार आएगा कि जनता के द्वारा भगवान जो धनुष है वो तोड़ा जाता है कौन सी रामलीला में? तो हमारा आंसर क्या होगा? अटरू बारा की रामलीला में। वही अगर बात करें वेंकटेश रामलीला कहां होती है? कौन सी रामलीला? वेंकटेश रामलीला कहां पे होती है? तो भरतपुर में होती है वेंकटेश रामलीला। और रासलीला की बात करें तो रासलीला को किसने शुरू किया था? तो वल्लभाचार्य जी ने रासलीला को शुरू किया था। किसने? वल्लभाचार्य जी ने रासलीला को शुरू किया था। और मुख्यतः कहां की जाती है रासलीला? तो जो अपना कामा भरतपुर है वहां पे और फुलेरा जयपुर में ये रासलीला का आयोजन किया जाता है। और शुरू किसके द्वारा किया गया? तो वल्लभाचार्य जी के द्वारा शुरू किया गया। तो हम रामलीला में से 2-3 फैक्ट निकल के आए, वो देख लेते हैं। तो रामलीला को शुरू किसने किया? तो तुलसीदास जी महाराज ने किया। और बिसाऊ में किस प्रकार की रामलीला होती है? तो रामलीला होती है। अटरू बारा में क्या स्पेशलिटी है रामलीला की? तो यहां पे धनुष है वो श्री राम नहीं तोड़ते, फिर कौन तोड़ते? वहां पे जनता के द्वारा धनुष को तोड़ा जाता है। उसके बाद में वेंकटेश रामलीला कहां पे होती है? तो ये भरतपुर में होती है। रासलीला किसके द्वारा शुरू किया गया? तो वल्लभाचार्य जी के द्वारा रासलीला को शुरू किया गया। और रासलीला के प्रमुख केंद्र कहां पे? एक तो कामा कहां पड़ता है? भरतपुर में। और एक फुलेरा, और फुलेरा कहां पड़ता है? ये जयपुर में पड़ता है। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम नौटंकी की। किसकी? नौटंकी की। नौटंकी लोकनाट्य है, ये ज्यादा फेमस कहां पे है? तो अपना जो भरतपुर वाला क्षेत्र है, भरतपुर जिले के आसपास का क्षेत्र, वहां पे नौटंकी लोकनाट्य किया जाता है। और वैसे नौटंकी हाथरस की बहुत फेमस है और वहां की नौटंकी से ही अपने राजस्थान में जो भरतपुर वाली लोकनाट्य है नौटंकी, वो उससे प्रभावित है काफी। और इसमें 3 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नौटंकी लोकनाट्य में महिला भी भाग लेते हैं और पुरुष भी भाग लेते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? तो जो भूरेलाल जी है वो नौटंकी के प्रवर्तक है राजस्थान में नौटंकी के प्रवर्तक कौन है? भूरेलाल जी। और अन्य प्रमुख कलाकार कौन कौन है? तो गिरिराज प्रसाद, एक का नाम है गिरिराज प्रसाद, एक कृष्णा कुमारी। तो गिरिराज प्रसाद और कृष्णा कुमारी का संबंध कौन से लोकनाट्य से है? तो हमारा आंसर क्या होगा? नौटंकी लोकनाट्य से। किसका संबंध? गिरिराज प्रसाद और कृष्णा कुमारी। और नौटंकी लोकनाट्य को राजस्थान में किसने प्रचलित किया था? तो हमारा आंसर क्या होगा? भूरीलाल जी ने नौटंकी लोकनाट्य को राजस्थान में प्रचलित किया था। अगर बात करें नौटंकी लोकनाट्य में प्रमुख कौन कौन सी कहानियां बताई जाती है? तो अमर सिंह राठौड़ की कहानी, आला उदल की कहानी, सत्यवान सावित्री की कहानी इसमें मंचित की जाती है।
अब हम बात करेंगे तमाशा लोकनाट्य की। किसकी? तो तमाशा है ये मूल रूप से महाराष्ट्र का लोकनाट्य है और ये राजस्थान में कब फेमस हुआ? तो सवाई प्रताप सिंह जी के समय। किसके समय? सवाई प्रताप सिंह जी के समय ये राजस्थान में फेमस हुआ। ठीक है, और कहाँ पे फेमस हुआ? तो सवाई प्रताप सिंह जी जयपुर के शासक थे, तो जयपुर में फेमस हुआ। और बंसीधर जी भट्ट है, इसको महाराष्ट्र से राजस्थान लेके आए थे। कौन लेके आए? बंसीधर जी भट्ट। तो हमारा प्रश्न हो सकता है कि तमाशा लोकनाट्य को राजस्थान में किसके द्वारा लाया गया? तो हमारा आंसर होगा बंसीधर भट्ट के द्वारा। इसे प्रसिद्ध किसने दिलवाई? तो सवाई प्रताप सिंह जी के समय राजस्थान में प्रसिद्ध हुआ और ये खुले मैदान में आयोजित होता है। किस प्रकार के मैदान में? खुले मैदान में ये आयोजित होता है। और जयपुर की नृत्यांगना गौहर जान, क्या नाम है? गौहर जान है, जयपुर की नृत्यांगना है। ये तमाशा लोकनाट्य में भाग लेती है। और तमाशा लोकनाट्य की अगर प्रमुख कहानियों की बात करें तो जुट्ठन मियाँ का तमाशा, जोगी जोगण का तमाशा, ये क्योंकि आगे तमाशा लगा हुआ है तो वैसे भी हमें पता चल ही जाएगा। इसके मुख्य कलाकारों की बात करें तो गोपी जी भट्ट। तो इस प्रकार जो जितने भी व्यक्तियों के नाम आए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आने की संभावना भी है। तो गौहर जान का संबंध तमाशा से है, गोपी जी भट्ट तमाशा लोकनाट्य से संबंधित है, बंसीधर भट्ट ये तमाशा को राजस्थान में ले आए थे महाराष्ट्र से, और सवाई प्रताप सिंह के समय ये लोकनाट्य काफी फेमस हुआ राजस्थान में। अब बात करेंगे हम चार बेत की। किसकी? चार बेत की। तो चार बेत है वो मूल रूप से अफगानिस्तान का, कहां का? अफगानिस्तान का। अभी जो तालिबान के कब्जे में है अफगानिस्तान, वहां का लोकनाट्य है और यह पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता था। किस भाषा में? तो उस एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आजकल आप यूट्यूब पे देखते हो कि जो पश्तो भाषा है वो काफी फेमस है और राजस्थान में टोंक क्षेत्र में ये लोकप्रिय है। राजस्थान में कहाँ फेमस है? टोंक वाले एरिया में फेमस है। और नवाब फैजुल्ला खां के समय, किसके समय? नवाब फैजुल्ला खां के समय करीम खान ने इसे स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया था। ठीक है, और चार बेत जो लोकनाट्य है उसको मंचन करते समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो है कौन सा? डफ। यानी चार बेत लोकनाट्य से कौन सा वाद्य यंत्र संबंधित है? तो डफ वाद्य यंत्र संबंधित है। ठीक है, तो दो तीन बातें हमें याद रखनी है कि स्थानीय भाषा में किसने प्रस्तुत किया था? करीम खान ने प्रस्तुत किया। किसके समय? तो टोंक के नवाब थे फैजुल्ला खां, उनके समय। मूल रूप से कहाँ का है? मूल रूप से अफगानिस्तान का है। तो वहां पे कौन सी लैंग्वेज उपयोग की जाती है? तो पश्तो लैंग्वेज उपयोग की जाती है। तो पहले ये पश्तो में होता था, बाद में करीम खां जी ने यहां पे राजस्थान में लोकल लैंग्वेज में से प्रस्तुत किया। और जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसका नाम है डफ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान की जीडीपी के बारे में और जीडीपी के बारे में जो प्रमुख डेटा है, और बाद में स्पेशली इसको और ज्यादा फिल्टर करके हम एग्रीकल्चर को और देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, हम बात करेंगे राजस्थान की जो जीडीपी है वो दो प्रकार के मूल्यों पे देखी जाती है। एक तो होता है स्थिर मूल्य और एक होता है प्रचलित मूल्य। स्थिर मूल्य में क्या होता है? जो महंगाई है उसका एडजस्टमेंट कर दिया जाता है, लेकिन प्रचलित मूल्य में महंगाई उसमें शामिल होती है। इसलिए ऑलवेज क्या होता है, क्योंकि महंगाई तो हर बार बढ़ती है नॉर्मली, तो महंगाई बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? प्रचलित मूल्य पे ना जीडीपी ज्यादा रहेगी और स्थिर मूल्यों पे कम रहेगी। 99% केसेस में ऐसा ही होगा। बहुत कम केसेस में ऐसा होगा कि महंगाई नहीं बढ़ के वस्तुओं के मूल्य कम हो गए हैं। तो ये तो होता नहीं है, स्वाभाविक तौर पे होता नहीं है ना। तो यहाँ पे जो प्रचलित मूल्य पे जीडीपी होती है वो ज्यादा होती है और स्थिर मूल्य पे जो जीडीपी होती है वो ऑलवेज कम होती है। तो अब सबसे पहले देखेंगे हम कब का डाटा देखेंगे, तो हम पिछले साल का डाटा देखेंगे 2021-22 का। तो हमारे सामने दे रखा है। तो सबसे पहले देखो 2011-12 के मूल्य पे यानी स्थिर मूल्य पे राजस्थान की जीडीपी कितनी रही 21-22 में? तो ये रही थी 7,33,000 करोड़। कितनी? 7,33,000 करोड़। ऐसे याद रखो 7.33 लाख करोड़ ये राजस्थान की जीडीपी रही थी। ठीक है, किस पे? स्थिर मूल्यों पे। और प्रचलित में हमने कहा इससे ज्यादा होती है, तो प्रचलित में कितनी रही? प्रचलित में रही 11.96 लाख करोड़। और इससे पिछले साल कितनी थी? स्थिर पे थी 6,60,000 और प्रचलित पे थी 10,13,000। अब देखो बढ़ी है जीडीपी, बिल्कुल बढ़ी है। कितनी रेट से बढ़ी है? तो राजस्थान की जीडीपी स्थिर मूल्यों पे तो 11% की रेट से बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 11% की रेट से। और प्रचलित मूल्य पे 18% की रेट से बढ़ी है। कितनी परसेंट से रेट से बढ़ी है? प्रचलित पे 18 से और स्थिर पे 11 से। राजस्थान की जीडीपी स्थिर कीमतों पे 7,33,000 करोड़ और प्रचलित मूल्यों पर 11,96,000 करोड़। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस जीडीपी का
मतलब विभाजन करेंगे अलग अलग सेक्टर में, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या दे रखा है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक दे रखा है, तो हमें उस प्रकार से इसको आइडेंटिफाई करना है। तो कौन कौन से क्षेत्रक होते हैं, तो एक तो होता है एग्रीकल्चर, ठीक है, एक होता है उद्योग और एक होता है सेवाएं। ये सारे तीनों मिलकर ही जीडीपी का निर्माण करते हैं। तो किसका कितना योगदान रहा, तो हमने पता किया, तो हमारी जीडीपी होती है उसको हम दो तरीके से देखते हैं, एक तो स्थिर मूल्यों पे, एक प्रचलित मूल्यों पे। तो इसका जो विभाजन करेंगे वो भी हम दो तरीके से करेंगे, एक स्थिर मूल्यों पे, एक प्रचलित मूल्यों पे। अब हम देखते हैं सबसे पहले स्थिर कीमतों पे किस क्षेत्र का कितना योगदान रहा। तो सबसे पहले देते हैं कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहा। तो अगर हमारी जीडीपी 100 है टोटल, तो उसमें से एग्रीकल्चर का योगदान कितना है, तो 28.85। स्थिर की बात कर रहे हैं, लगभग 29 से थोड़ा सा कम, यानी 28.85 है, मतलब 29 के आसपास होगी, एक तरीके से ऐसे याद रखो। फिर उद्योग का योगदान कितना है, तो 26.34 है, वो उद्योग का योगदान है। और सेवाओं का 44.81 सेवाओं का योगदान है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका है, सेवाओं का है, उसके बाद में कृषि का है और उसके बाद में उद्योग का है, ठीक है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सेवाओं का। सेवाओं का कितना है, 44। तो आप इस प्रकार याद रखो, इसका पॉइंट वाला एक बार छोड़ दो। सेवाओं का 44 है, कृषि का 28 है और उद्योग का 26 है। और ये किस पे है, ये स्थिर कीमतों पे। अब हम बात करेंगे जीडीपी का जो विभाजन है वो प्रचलित कीमतों पे कितना योगदान है। तो देखो, सेवाओं का सबसे ज्यादा है, उसके बाद में कृषि का और सबसे कम उद्योग का, इसमें भी ऐसा ही है। लेकिन कितना है, ये थोड़ा फर्क हो जाता है। तो सेवाओं का कितना है, तो 45% है ना, वो तो सेवाओं का योगदान है। फिर 30% है, वो किसका है, 30% किसका है, कृषि का योगदान है। और उद्योग का योगदान कितना है, 25 से थोड़ा सा कम है, यानी 24.67 है। तो ऐसा कह सकते हैं कि 45, 30 और 24, याद रखो 45, 30 और 24 ये तो हो गया प्रचलित मूल्यों पे, और 44, 28 और 26 ये हो गया स्थिर कीमतों पे। और राजस्थान की जीडीपी का आकार स्थिर कीमतों पे 7,33,000 करोड़ और प्रचलित कीमतों पर 11.96 लाख करोड़, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो कृषि का योगदान है उसको हम फिर से देखेंगे कि कृषि में किसका क्या योगदान है। तो कृषि को भी फिर 4 सेक्टर में बांटा गया है। कौन कौन से सेक्टर है, तो एक तो देखो फसल होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है वो, एक तो होता है फसल, जो अपने अनाज वगैरह उत्पादित होते हैं ना वो। एक अपना पशुधन, जैसे हम दूध वगैरह बेचते हैं, पशुओं को बेचते हैं वो। एक होता है वानिकी, यानी वन्य क्षेत्र से कितना योगदान प्राप्त होता है। और एक होता है मत्स्य, यानी मछली पालन। तो राजस्थान में कोई समुद्र तो लगता नहीं, तो मछली पालन वाला तो बहुत ही कम होगा। राजस्थान में वन भी कम है, तो इनका योगदान भी कम ही होगा। तो हमारे योगदान किसका होगा, एक तो फसल का, एक पशुधन का। क्योंकि जो किसान होते हैं वो मूल रूप से फसल को उत्पादित करते हैं, लेकिन सब्सिडी काम के लिए पशुधन को भी रखते हैं, ताकि उनका गुजारा, उससे खर्चा उससे निकल जाए और फसल वाला वो कहीं उपयोग कर सके उस पैसे को। तो ये देखो, यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात है। राजस्थान में आपको लगता होगा कि किसान खेती करता है, लेकिन राजस्थान में वास्तविकता क्या है, किसका योगदान, खेती का योगदान नहीं है, पशुधन का योगदान ज्यादा है राजस्थान में। देखो, अगर मैंने बात करी 2 प्रकार की कीमतों होती है, स्थिर और प्रचलित। हम बात करें पहले स्थिर कीमतों पे, तो स्थिर कीमतों पे बात करेंगे, इसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो स्थिर कीमतों पे फसल क्षेत्र का योगदान कितना है, तो फसल क्षेत्र का योगदान है 12.61%, ठीक है। कृषि का योगदान कितना था स्थिर कीमतों पे, 28.85 था ना, 28.85 था टोटल। इसमें से 12.61% है वो फसल का है, और पशुधन का कितना है 13.34। तो स्पष्ट दिख रहा है ज्यादा योगदान किसका है, तो पशुधन का ज्यादा योगदान है और फसल का कम योगदान है, ठीक है। अब बात करते हैं वानिकी का कितना है, तो 2.79% वानिकी का है, और लेस मात्र है वो मत्स्यन का, यानी 0.11% मत्स्यन का है। तो सबसे ज्यादा योगदान राजस्थान की एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो पशुधन का 1 नंबर पे है, और 2 नंबर पे फसल का होगा, 3 नंबर पे वानिकी का होगा, और 4 नंबर पर मत्स्यन का होगा। इस प्रकार याद रख सकते हैं डेटा। और अगर आप याद रखो तो पशुधन वाला तो परसेंटेज भी याद रखो। पशुधन का परसेंटेज कितना है स्थिर कीमतों पर, 28.85 में से 13.34% है। ये हमें कहां से प्राप्त होता है, पशुधन से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। अब देखो प्रचलित मूल्य पे देख लेते हैं। मान लीजिए कि एग्रीकल्चर का योगदान पूरा 100% है, तो उसमें कितना पशुधन का है, कितना फसलों का है, कितना वानिकी का, कितना मत्स्य का, ये देख लेते हैं। तो देखो, अगर एग्रीकल्चर का योगदान 100 होता तो उसमें से 46.25 कितना 46.25% योगदान है वो पशुधन का होगा। कितना है 46.25% योगदान, यानी 40% याद रखो। और फसलों का योगदान तो ये है 45.94,
कह सकते हैं कि फसलों का योगदान पशुधन से कम है, बिल्कुल है। उसके बाद 3 नंबर पे वानिकी का होगा, कितना है 7.44, और 4 नंबर पे किसका होगा तो मत्स्य संख्या मतलब लेस मात्र होगा 0.37। इस प्रकार हमने जो जीडीपी में पहले कृषि का योगदान देखा, फिर कृषि में किसका क्या योगदान है ये हमने देख लिया है। बाकी आप डेटा को एक बार पॉज कर लो और धीरे धीरे इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लो ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। बाकी थैंक यू फ्रेंड्स, लगातार पढ़ते रहो।